हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लासेस में। और ग्रामर की ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं इसमें हम बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे थे। लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव हम लोग सब पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेंसेस पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे या एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना। मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी आ रही होगी बट इट्स ओके। सो पिछली क्लास जो थी, मतलब एडवर्ब का आज लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर अब तक हम क्या देख चुके थे एडवर्ब की क्लासेस में कि कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्वांटिटी, मैनर, प्लेस, ये वाले सारे हमने देखे थे पिछली क्लासेस में, पिछली जो 2 क्लासेस हुई थी। अब आज की जो क्लास है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। मैंने कमेंट्स देखे थे बच्चों के, उनमें बच्चे बोल रहे थे कि मैम यूज कहाँ करना होता है, पहचानेंगे कैसे, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, सेंटेंस में पहले लगता है या बाद में लगता है, ये सारे कंफ्यूजन थे बच्चों को। तो आज की ये जो क्लास है ये उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की ही क्लास है। सारे मैंने रूल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स जो है आपको इसका पीडीएफ तो मिलेगा, ठीक है, तो आप उनको रिवाइज वैसे कर सकते हो। तो क्लास में जब आप बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास पे ध्यान देना है। जो भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे वो ध्यान से देखने कि मैम ने किस तरीके से इस एग्जाम्पल में बताया, जो भी रूल वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद रिवाइज कैसे करोगे, जो पीडीएफ होगा उससे आप रिवाइज करोगे। सारे पीडीएफ संभाल के रखो। वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वो आपके नोट्स हैं, उन्हें आप टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। आपने देखा होगा हम जब भी क्लास करते हैं, एडवर्ब की क्लास कर रहे हैं लेकिन उसमें नाउन प्रोनाउन के रूल्स काम आते हैं, है ना, वर्ब के रूल्स काम आते हैं, तो हर एक क्लास में रूल्स तो काम आते ही है। अब आज एडवर्ब कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से एडजेक्टिव शुरू कर देंगे, ठीक है। सेट है बिल्कुल सीन, आगे शुरू करें। तो अब एक बार रिवीजन बता दो मुझे कि एडवर्ब मैंने क्या बताए थे, एडवर्ब होते क्या है। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन तो बता ही दो कि क्या होते हैं, ताकि हम आगे शुरू कर सकें। तो देखो एडवर्ब क्या बताए थे, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, यही बोलते हैं ना। तो क्रिया बोल दिया और विशेषण बोल दिया, मतलब कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हो गए, मतलब कि वो एडवर्ब हो गए। कि जो भी वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, और वर्ब क्या थी, वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी मोमेंट, जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो क्या थी, वर्ब थी। अब हमने देखी कि 4 तरीके के होते हैं भाई। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। मैनर क्या था कि भाई किस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। टाइम क्या था, कितने टाइम के लिए हो रहा है, किस समय हो रहा है। प्लेस क्या था, कौन सी जगह हो रहा है, आउटसाइड, इनसाइड, अबव, डाउन, ये सभी चीजें क्या थी, प्लेस थी कि भाई कौन सी जगह हो रहा है। और क्वांटिटी थी मात्रा, मतलब मच, मोर, लेस, एक्सट्रीम, इस तरीके के जो वर्ड्स थे ये सभी हमने इन चारों टाइप्स में देख लिए थे। अब आज हम रूल्स पढ़ेंगे इन सभी के, तो तैयार हो ना रूल्स पढ़ने के लिए। ये सब तो याद होगा ही, जो भी स्लाइड्स आपके सामने चल रही है हम सारी कर चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वाली क्लास में किए थे। तो आज बारी है रूल नंबर 1 की। सो व्हाट इज रूल नंबर 1, कि एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग ly। अब कोई एक एडजेक्टिव है जैसे क्लेवर, बहुत चालाक। अब चालाक कौन हो सकता है, चालाक कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। अब क्लेवर एक एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए कि भाई ये इंसान बहुत चालाक है, ये लड़की बहुत चालाक है, इस तरीके के ही हम चालाक के लिए यूज करेंगे, है ना। या फिर कोई एनिमल हो गया, कोई भी, तो उसके लिए ही हम क्लेवर यूज करेंगे। तो क्लेवर तो हुआ एडजेक्टिव। अब अगर हमें इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, इस एडजेक्टिव से हमें एडवर्ब बनाना है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर, कि भाई किस तरीके से उसने काम किया, उसने बहुत क्लेवरली काम किया। तो जो क्लेवरली होगा ना बच्चों वो एडवर्ब होगा। ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं होना चाहिए। क्लेवर और क्लेवरली में, क्लेवर क्या हो गया, क्लेवर हुआ एडजेक्टिव, विशेषण। क्लेवरली मतलब बहुत चालाकी से काम किया, तो चालाकी से जो काम किया वो काम की विशेषता हुई कि वो काम कैसे किया गया, चालाकी से किया गया, मतलब क्लेवरली किया गया। तो क्लेवरली यहां पर एडवर्ब होगा। तो इसमें यही बता रहा है कि जब भी हमें कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर है
वो किस तरीके से यूजुअली बनाया जाता है, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि एडवर्ब के पीछे ly लगा देते हैं। जैसे हमने क्लेवर के पीछे लगा दिया ly तो वो बन गया क्लेवरली, वाइज के पीछे लगा दिया तो वो बन गया वाइजली, काइंड के पीछे लगा दिया तो वो बन गया काइंडली, फुलिश के पीछे लगा दिया तो वो बन गया फुलिशली। तो आप एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बना सकते हो एडजेक्टिव से, उसके पीछे ly लगाकर आप आसानी से एक एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? रूल नंबर 1 आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी कि भाई मैम इसमें ये वाली चीज नहीं आई, ऐसे कैसे आपने बना दिया? ठीक है, नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, नोट्स के लिंक के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो सब हम आपको इसके क्लास के दौरान भेजते रहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रूल तो हो गया हमारा कंफर्म। फर्स्ट रूल तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। एडजेक्टिव देखना है कि भाई जैसे ब्यूटीफुल है, अब एक मान ले हम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हम किसके लिए यूज करेंगे, ये एक एडजेक्टिव है, राइट? और अगर हमें इस एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ब्यूटीफुली। तो इसके आगे अगर हमने ly लगा दिया तो ये बन गया एक एडवर्ब। इजी है ना, कोई दिक्कत लगी इसमें? ऐसे ही और वर्ड्स का बना सकते हो, बस वो पता होना चाहिए कि ये वाला एडजेक्टिव है और इसको हमें एडवर्ब में बदलना है। वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर भी अब आप ये मत सोचना कि अरे क्लेवर लिखा है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, नहीं। अगर क्लेवरली लिखा है उसके आगे ly लगा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, एडवर्ब होगा, राइट? चले आगे, देखो रूल नंबर 2 के पास चलते हैं। अब when the adjective ends in y, जब कोई एडजेक्टिव जो है वो y पे खत्म हो रहा है, preceded by a consonant, और उसके आगे क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट, सो चेंज y into I and add ly। तो हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कि मान लो ये लिखा हमने हैप्पी, अब ये एंड हो रहा है y से और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, a e i o u, ये तो होते हैं वॉवल, राइट? तो इनके अलावा जितने भी लेटर हैं अल्फाबेट में तो वो क्या हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। ये बात तो पता है आप सभी को। तो देखो जब हमने हैप्पी लिखा तो हैप्पी एंड हो रहा था y से, अब हमें इसको एडवर्ब में चेंज करना है। तो हमें पता चल गया कि भाई y से पहले तो p है, p एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस y को हटा के HAPPILY क्या कर देंगे, ILY ऐड कर देंगे, y को हटा देंगे वहां से और ILY ऐड कर देंगे। जैसे रेडी, तो रेडी भी y से एंड हो रहा है। आप एक बात देखो, जो पिछले वाले थे इसमें कोई भी y से एंड नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें हमने केवल ly लगाया एंड में। अगले वाले कैसे हैं, नेक्स्ट वाले जो एडजेक्टिव हैं ये सभी y से एंड हो रहे हैं। किससे एंड हो रहे हैं, y से एंड हो रहे हैं ना। तो अगर ये y से एंड हो रहे हैं तो इस y को हटा दो। ये बात भी ध्यान रखनी है कि y से जो ये वाला वर्ड होगा पास वाला, ये कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, ILY ऐड कर दोगे और ये एक एडवर्ब में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हाँ y को हटाएंगे एंड से। y को कब हटाएंगे एंड से, जब y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा। y से पहले कोई भी अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ही हटाएंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, रूल नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डे, यस गुड। हाँ जैसे एक बच्चे ने बोला कि हैवी का हो गया हैवीली, रेडी का हो गया रेडीली, हैप्पी का हो गया हैप्पीली। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे ये सारे रूल्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। अगर कभी भी आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो, या सेंटेंस के अंदर पूछा जाए तो कि इसमें ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। एडवर्ब ऑफ मैनर कहां प्लेस किया जाएगा सेंटेंस के अंदर, जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब,
वर्ब के बाद में और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद में, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में। समझे क्या बताया मैंने ये वाला रूल? कि कोई भी बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर अगर है तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब है तो डायरेक्टली उसके बाद यूज किया जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा। समझ में आया? देखो, इट इज रेनिंग हैवीली, तो रेनिंग क्या है यहां पर? वर्ब। तो हमने क्या किया? वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब लगा दिया, है ना। और अगर हम देखें HEAVY, ये होता है हैवी, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव। और अगर अब हमें इसे क्या करना है? एडवर्ब में बदलना है, तो हमने देखा कि Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ठीक है भाई, HEAVILY, हैवीली, ये हमने चेंज कर दिया एडवर्ब के अंदर। आया समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ही इज वॉकिंग स्लोली, तो वॉकिंग क्या है यहां पर? वर्ब है, तो हमने कब पुट किया एडवर्ब को? वर्ब के बाद में। वर्ब के बाद में पुट किया ना एडवर्ब को वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से राम स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, मैं यहां लिखती हूं इसको, राम स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो अब इसके अंदर आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है। ये तीनों चीज मुझे बताओ इसके अंदर। सब्जेक्ट भी बताओ, चलो जल्दी से मुझे ये तीनों चारों चीज बताओ। राम स्पीक्स इंग्लिश वेल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, चारों चीजें मुझे यहां पर बताओ कौन कौन सी हैं। देखो बच्चा बोल रहा है वर्ब जो है वो स्पीक्स है, वेरी गुड, ये हो गई हमारी वर्ब। सब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? राम होगा। शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। राम क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक्स क्या है? वर्ब है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश यहां पर क्या है? इंग्लिश यहां पर क्या है बच्चों? गुड गुड गुड, जल्दी बताओ जल्दी, यहां पर इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश, शाबाश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। और वेल यहां पर क्या है? मतलब अच्छे से बोल लेता है वो, तो बोलने की तारीफ की गई है, राम की नहीं की गई, उसके बोलने की गई है, उसकी वर्ब की गई है। तो वेल यहां पर क्या है? एडवर्ब, है ना। तो देखो ऊपर रूल क्या था कि अगर वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, और अगर वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे। ये वाला आया पॉइंट समझ में? अब कोई कंफ्यूजन इसमें? रूल नंबर 2 वापस से आपको बताना है। लीजिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ भी नहीं था बच्चे इस रूल के अंदर, इस रूल में यही था कि जो भी एडजेक्टिव है, अब यहां पे अगर हम देखें तो हैप्पी हुआ, रेडी हुआ, ये क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। अब हमें इस विशेषण को अगर क्रिया विशेषण में बदलना है, मतलब एडजेक्टिव को अगर हमें एडवर्ब में बदलना है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई हमारा जो एडजेक्टिव है ना वो वाई से एंड हो रहा है, एंड वाई से हो रहा है, और इससे पहले वाला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे शब्दों के लिए हम इसको एडवर्ब में बदलने के लिए HAPP ये तो लिख दिया, और इस Y को हमने हटा दिया, और Y हटा के हमने लगा दिया ILY। बस इतना सा ही है, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। देखो तो हम इस पे थे, अब हमने इसमें बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब है
तो वर्ब मतलब अगर केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, और अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम वर्ब के बाद नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाएंगे। ये मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल समझाया। दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, जैसे बोल रहा है कि ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो अपना काम कैसे करता है, केयरफुली, ध्यान से करता है। तो अब आप भी मुझे ध्यान लगा के ये बात बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब क्या है, क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब वगैरह क्या है। देखो जल्दी से देखते हैं। ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। डज मतलब करता है और उसका काम, ठीक है। तो वर्क जो है वो यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट, और उसका करना जो है वो यहां पर हुई वर्ब। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो हम वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब लगाएंगे। किसके बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब लगाएंगे, है ना। गुड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, सो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जब भी क्लास चल रही है। सो डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर की क्लास जो होती है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोई क्लास नहीं होती है कि इस क्लास में है तो सिर्फ यही बच्चे पढ़ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द ऑक्सिलरी। क्या कह रहा है ये कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने समय तक वो काम हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, ठीक है। जब हम समय की बात उसमें करने लग जाते हैं कि अक्सर वो काम होता है या यूजुअली वो लेट होता है या यूजुअली ही वर्ड यूज हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि वो काम जो है वो किस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, अक्सर होता है, ठीक है। अब देखो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मतलब अक्सर, रेयरली मतलब बहुत कब, कभी कभी, यूजुअली मतलब भी अक्सर। तो इस तरीके के जितने भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो हम कब लगाते हैं, मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले, मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी थी, ये सभी जो होती हैं ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोलते हैं इन्हें हम, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, है ना। तो क्या बताया इसने, इस वाले रूल ने हमें क्या बताया कि कोई भी अगर सेंटेंस है और अगर हमें वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सारे पता होने चाहिए, और वो पता होने के लिए आपको पिछली वाली क्लास का भी याद होना चाहिए। तो क्या करना है, हमेशा जब भी क्लास में आते हो एक बार बस 5 मिनट लगेंगे आपको। अगर पीडीएफ खोला लास्ट क्लास का और आप उसको क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी देख सकते हो। तो डेली आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे ना, मजे आ जाएंगे, सारी चीजें ऐसे स्मूथली होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताती हूं। देखो, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देरी से आता है। ऑलवेज क्या है यहां पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमने क्या पढ़ा था रूल में कि कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है तो वो मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है। तो कितना आसान है, मेन वर्ब कौन सी है, कम्स, ये मेन वर्ब है ना, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी ना है। तो वो मेन वर्ब से पहले आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाद में नहीं आएगा। आप सेंटेंस ऐसे नहीं बना सकते कि ही कम्स ऑलवेज लेट, वो गलत होता है। ये रूल है कि आपको हमेशा मेन वर्ब से या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक का क्लियर हो गया। इजी था ये वाला रूल भी, कितने इजी इजी रूल है। अगर ये छोटे छोटे रूल हमें पता है ना तो हमारे सेंटेंस गलत होंगे ही नहीं। और फिर जो एग्जाम के अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर डिटेक्शन आते हैं, इन्हीं सभी रूल्स पे तो आते हैं।
कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता उसमें, ज्यादा कुछ नहीं होता, यही छोटी छोटी चीजें पूछी होती हैं। अब आपको इससे पहले नहीं पता था ना, अब पता चल गया। अब आप कोई भी सेंटेंस देखोगे और अगर उसमें मेन वर्ब के बाद में लगा रखे हो गया, बोलोगे अरे यार ये गलत है यार, यहाँ पे पहले आना था, मेरे को पता है इस बारे में, है ना। याद रखना है बस, ध्यान से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस रेगुलरली लगाओगे, अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, तो ग्रामर अगर एक बार समझ में आ गई ना, मजे हो जाएंगे, पता है, बहुत भयंकर वाले मजे। क्योंकि एग्जाम में आराम से आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे उल्टी पुल्टी इंग्लिश नहीं लिखोगे, कुछ भी लिख के आ रहे हो, है ना। और बोलने में तो मदद मिलेगी ही, ग्रामर सही से होगी, आपको पता होगा कहाँ पे क्या यूज करना है, बस प्रैक्टिस की बात होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखो उसके बाद यहां पर हमने क्या, ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वो हमेशा क्या आता है, लेट आता है। ही ऑफन विजिट्स द यूएस, वो क्या करता है, ही ऑफन विजिट्स द यूएस। तो विजिट्स क्या था यहाँ पे, वर्ब था, मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब के क्या आया, ये पहले आया। तो अभी हमने क्या बताया आपको रूल, अच्छा मेन वर्ब, ओह एक चीज देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने थोड़ी सी चीज आपको उल्टी बोल दी। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तो मेन वर्ब से तो पहले आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको बात बोली थी उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है, लेकिन मेन वर्ब से तो पहले आता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है, पहले नहीं आता है, ठीक है। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल देखें कि ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वो हमेशा जो है देरी से आता है, तो जब यहाँ पे कम्स जो है वो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की तो पहले आएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की या फिर हेल्पिंग वर्ब की, तो उसके हम बाद में लगाएंगे। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो था वो हम उसके बाद में लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। ये वाला कंफ्यूजन दूर हुआ, गलत वाला याद मत रखना, सही वाला याद रखना है। वापस से एक बार रिपीट कर दूं, करूं वापस से रिपीट वंस मोर। चलो अब की बार बताती हूं मैं आपको, जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो यहां पर लिखी हुई है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सभी किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। कि भाई काम किस पेस पे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, देरी से हो रहा है, अक्सर हो रहा है, बहुत कम होता है, यही होता है। तो देखो अगर हम, अब आप लोगों को मेन वर्ब भी पता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी पता है ना। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे, और अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे, ठीक है। हाँ एक बार लास्ट में हम वापस से सारा रिवाइज कर लेंगे, अभी हमारा जो पेज चल रहा है हम इसी पे चलते हैं। जिन बच्चों को रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 में कंफ्यूजन है तो वो हम लास्ट में एक बार और मैं रिपीट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। समझ में आ गया। देखो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ही ऑफन विजिट्स द यूएस। अब यहाँ पर जो ऑफन है वो हमने कहाँ लगाया, विजिट्स के पहले लगाया, क्योंकि विजिट्स क्या था, हमारा मेन वर्ब था, और ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमने विजिट से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाई। अगर यहां पर देखें हिज ब्रदर नेवर टेक्स एल्कोहल, तो यहाँ पे जो टेक्स है वो क्या है, मेन वर्ब है, इसीलिए नेवर जो है वो मेन वर्ब से पहले आया। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब थी, मतलब हेल्पिंग वर्ब थी, इसीलिए हमने हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में लगाई थी, इज के बाद में लगाई थी, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ही इज नेवर पंक्चुअल। अब यहां पर मुझे बताओ कि मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है इस वाले सेंटेंस के अंदर, लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर ही इज नेवर पंक्चुअल। यहां ऊपर लिख देती हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ही इज नेवर पंक्चुअल, PUNCTUAL। अब इस सेंटेंस के अंदर मुझे बताओ मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है,
कौन सी वाली वर्ब है इस वाले सेंटेंस के अंदर? इज है, वेरी गुड। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर यहां पर इज है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। कहां लगाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। पंक्चुअल मेन वर्ब नहीं है। He is never punctual. तो वो कभी भी पंक्चुअल जो है वो नहीं रहता, राइट? हाँ, पंक्चुअल मेन वर्ब भी हुई ना यार, क्योंकि यहाँ पे तो वो वर्ब के बारे में बता रहा है कि भाई वो कैसा नहीं रहता। सही बोला है बच्चे ने कि यहाँ पे जो पंक्चुअल होगी वो क्या होगी? मेन वर्ब होगी, कि वो कभी भी पंक्चुअल नहीं रहता। और ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ये वाला एग्जाम्पल वापस से रिपीट करूं? देखो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन हो जाता है, सबको हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से रिपीट कर देते हैं। देखो क्या बताया था, कोई भी अगर सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता करनी है सबसे पहले, कि भाई कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो आप क्या करोगे? हमेशा मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे। और अगर सेंटेंस के अंदर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब ही ऑलवेज कम्स लेट, तो कम्स यहां पर हो गया वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले हमने लगा दिया ऑलवेज। तो यही बोला था कि मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी। और अगर ही इज ऑलवेज लेट है और इज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? फिर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बाद में लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? बाद में लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ रही हूं मैं फटाफट नेक्स्ट रूल की तरफ। सो रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है बच्चों? द ऑक्सिलरीज have to and used to prefer the adverb before them। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं have to and used to, ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये क्या प्रेफर करती हैं कि एडवर्ब इनसे पहले लगाया जाए। कब लगाया जाए एडवर्ब इनसे? पहले लगाया जाए। कब लगाया जाए? जल्दी से बोलो। पहले लगाया जाए। जैसे I often have to go to college by walk। ऑफन मतलब अक्सर मुझे जाना पड़ता है या मैं जाता हूं। हैव टू गो जाना पड़ता है कॉलेज पैदल। बाय वॉक मतलब पैदल जाना पड़ता है। सो ऑफन जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, ऑफन क्या है यहां पर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कहाँ गया, कहाँ गया? रूल नंबर 5 पे थे कि 4 पे थे हम? बताओ जल्दी से। भाई कितना सारा पढ़ लिया है हमने। 5 पे थे। सो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसका नाम है हैव टू और यूज टू, तो ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सेंटेंस के अंदर अपने से पहले एडवर्ब जो है वो लगाती हैं। और वो भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि I often have to go to school by walk। सो often जो है वो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमने देखा कि यहाँ पर have to यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो बोल रही थी कि भाई हम दोनों तो क्या करते हैं, अपने से पहले ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं। ठीक है, लगा देते हो भाई। तो हमने लगा दिया पहले उसके, कोई बड़ी बात नहीं थी।
समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला भी देखो, ही नेवर यूज्ड टू अग्री विद मी, ही नेवर यूज्ड टू अग्री विद मी। नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यूज्ड टू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। यही दोनों लिखी हुई है ना यहाँ पर, हैव टू और यूज्ड टू। तो अगर यहाँ पर यूज टू है तो यूज टू से पहले हमने हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दी और क्या हुआ? हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। आप इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखोगे कि आई हैव टू ऑफन गो टू कॉलेज बाय वॉक, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको दे दिया तो आप उसमें क्या गलती निकालोगे कि अरे यार ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे तो पहले लगता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाद में क्यों लगा रखा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 रूल्स हैं, 5 तो आपको आ गए होंगे आई होप समझ में। अब तक कोई दिक्कत? सबसे पहला कौन सा देखा था? सबसे पहला कौन सा देखा था हमने कि हम एल हटा के आई एल वाई लगा रहे थे? नहीं, वाई हटा के क्या लगा रहे थे हम? आई एल वाई लगा रहे थे। उससे पहला सबसे पहला वाला तो हमने देखा था कि कोई भी एडजेक्टिव है तो अगर हमें उसको एडवर्ब में बदलना है तो हम उसके पीछे एल वाई लगा रहे थे। फिर हमने देखा कि कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद में एल वाई आता है, मतलब जिसके लास्ट में वाई आता है, तो हम उस वाई को हटा रहे थे और देख रहे थे कि अच्छा उससे पहला वाला कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को रिमूव कर आई एल वाई वहां पर लगा रहे थे, वो वाला हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। फिर हमने कौन सा देखा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा था कि भाई मेन वर्ब से तो पहले आता है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हैव टू और यूज्ड टू किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं तो हम हमेशा हमारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो उनसे पहले लगाएंगे। उसके बाद आ गए हम इसके ऊपर जिसमें ये क्या बता रहा है? एडवर्ब इज एनफ। अगर यहां पर एनफ एडवर्ब है, इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब विच इट क्वालिफाइज। ये कहां प्लेस किया जाता है? जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है, जिस शब्द की ये विशेषता बता रहा है, जिस भी शब्द की ये विशेषता बता रहा है उसके बाद में प्लेस किया जाता है। जैसे इज द हॉल बिग एनफ, तो जिस भी वर्ड की ये विशेषता बता रहा है, किस वर्ड की बता रहा है? बिग। लेकिन कितना बिग? पर्याप्त मात्रा में बिग, है ना। तो एनफ जो है कि भाई इतना बड़ा तो हॉल क्या है? इज दी हॉल बिग एनफ? क्या जो हॉल है वो पर्याप्त मात्रा में बड़ा है, मतलब जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा है या नहीं है? तो इसीलिए हमने कहां लगाया? बिग के बाद में। ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड, तो लाउड को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है। वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? लाउड को ही क्वालिफाई कर रहा है ना, इसीलिए उसके बाद में लगाया जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि एनफ जो है वो हमेशा जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में लगाया जाएगा, पहले नहीं। आप इसको अगर लिखोगे इज दी हॉल एनफ बिग तो वो गलत सेंटेंस होता है। यूजुअली आप क्या करोगे कि जिस भी वर्ड को उसको क्वालिफाई करना है उसके बाद में एनफ लगाओगे, पहले नहीं लगाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आई एम सो लेट। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। यही लेक्चर अब आपको रिकॉर्डिंग में भी यहीं पे मिलेगा तो आप उसे देख सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। आगे के जो रूल्स है वो अभी पढ़ लो बैठकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे शी इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, सो अब यहां पर वाइज को क्वालिफाई करना है तो वाइज के बाद हमने एनफ लगाया। शी इज एनफ वाइज नहीं लिखोगे और सेंटेंस ऐसे ही दिया होगा एग्जाम में, शी इज एनफ वाइज यू नो टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। तो वहां पे आप गलती फटाफट से पकड़ सकते हो कि भाई मैडम ने बताया था कि क्या चीज, जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो अगर एनफ यूज हुआ है तो वो हमेशा उस वर्ड के बाद में लगेगा, पहले नहीं। नहीं, क्विज नहीं होगा, आप मुझे यहीं पे जवाब दीजिए, ठीक है।
अगर आपको क्विज चाहिए तो हम अगली क्लास में क्विज भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। He had enough money to buy this car. Enough money. He had enough money to buy this car. He is faster enough to defeat you. He is bravest enough to be selected for the post of soldier. तो हम यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर एक चीज देखी कि यहां पर फास्टर, ब्रेवेस्ट, इस तरीके की चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं कि नहीं की गई हैं। तो ये जो फास्टर है ये यूज नहीं किया जाएगा। जो सुपरलेटिव डिग्री है ना वो एनफ के साथ यूज नहीं की जाएगी। हम क्या करेंगे, ही इज फास्ट एनफ। ब्रेवेस्ट नहीं यूज करेंगे, ब्रेव एनफ यूज करेंगे। जो थर्ड डिग्री हो गई ना बिल्कुल, वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्ब किस लिए होता है, किस लिए होता है एडवर्ब, उसको क्वालिफाई करने के लिए होता है ना। तो दो सुपरलेटिव डिग्रीज आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ब्रेवेस्ट भी बोल दिया और फिर एनफ भी बोल रहे हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दो सुपरलेटिव डिग्रीज को एक साथ नहीं लगा सकते, इसीलिए यहां पर फास्टर या फिर ब्रेवेस्ट जो भी चीजें लिखी हैं वो नहीं लिखी जाएंगी। यहां पे फास्ट होगा और यहां पर ब्रेव होगा, ठीक है। चलिए, बिहार बोर्ड की बुक्स भी स्टार्ट होंगी जल्दी। हम बिहार बोर्ड के लिए भी उनकी जो लिटरेचर की बुक्स है उसका भी पूरा जो है कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जैसे हमने यूपी का तो स्टार्ट कर ही दिया है, इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपी का, और अब बिहार बोर्ड का भी शुरू होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर आर बोथ करेक्ट। ये जो दोनों हैं ये दोनों सही हैं, लेकिन सेल्डम और एवर जो है वो गलत है। जैसे वी सेल्डम और एवर विजिट दिल्ली। सेल्डम और एवर आप कभी भी साथ में यूज नहीं करते हो। सेल्डम और एवर कभी भी साथ में यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया क्या बताया मैंने यहां पर कि सेल्डम और एवर ये वाली जो चीज है ये आप कभी भी साथ में यूज नहीं करोगे। सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली। सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेयरली, कभी कभी, नॉट ऑफन, राइट। सो सेल्डम के साथ कभी भी और एवर नहीं लगेगा वाक्य के अंदर। अगर सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको दे दिया एग्जाम में, वी सेल्डम और एवर विजिट दिल्ली, या कोई भी सेंटेंस दे दिया और उसके अंदर लिखा है सेल्डम और एवर, तो वो वहीं पर आप गलत कर दोगे कि नहीं भाई ये तो जो है सेंटेंस वो गलत है। वी सेल्डम और नेवर विजिट दिल्ली, या तो हम कभी कभी, मतलब वी मतलब हम, सेल्डम मतलब कभी कभी, या फिर कभी नहीं विजिट करते दिल्ली, मतलब हम जाते ही नहीं है। जाते तो कभी कभी जाते हैं वरना जाते ही नहीं है। ऐसे होता है ना कि आप गांव कब जाते हो, वैसे तो मैं मतलब जाता हूं तो बहुत रेयरली जाता हूं, बहुत कम जाता हूं, वैसे तो मैं जाता ही नहीं हूं, तो जाता ही नहीं हूं, है ना। इसीलिए सेल्डम और नेवर या फिर सेल्डम इफ एवर ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। सेल्डम और एवर कभी भी यूज नहीं होता, ठीक है। क्या समझ नहीं आया, नहीं करते, गलत होता है इसलिए नहीं करते। अब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो और अगर आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट का लगाओगे तो आप फिर ये थोड़ी पूछोगे कि मैम क्यों नहीं लगा सकते पास्ट वाला। अरे भाई जब बात ही वर्तमान काल की हो रही है तो भूतकाल कैसे लगाओगे। अब जब ये चीज है ही गलत साथ में तो फिर गलत ही है, वो सही है ही नहीं। तो ये दोनों वाक्य फॉर्मेशन जो होते हैं वो सही होते हैं, ये गलत होता है। सेल्डम के साथ कभी भी एवर जो है वो नहीं आता है, ये रूल है, ठीक है। समझ में क्या रुको वापस से बताते हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें समझने जैसा। बात इतनी सी है इसके अंदर कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस आपने देखे, किसी भी सेंटेंस में अगर सेल्डम और एवर लिखा होगा साथ साथ, सेल्डम के साथ अगर एवर लिखा होगा और लगा के, क्योंकि अगर सेल्डम इफ एवर लिखा है तो सही है,
सेल्डम और नेवर लिखा है तो सही है, लेकिन सेल्डम और एवर गलत है, ठीक है। सेल्डम मतलब होते रेयरली, नॉट ऑफन, कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी, ठीक है। चलते हैं हमारे रूल नंबर 8 के पास। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है कि एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, कि एल्स के बाद कहीं भी सेंटेंस के अंदर अगर आप एल्स का यूज कर रहे हो, एल्स एडवर्ब का अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो बट जो है वो जरूर लगेगा। क्या लगेगा? बट जो है वो जरूर लगेगा, लेकिन बाद में। कब? बाद में। जैसे इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, एल्स के बाद बट नहीं है, गलत सेंटेंस। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये होगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। क्या होगा ये सही सेंटेंस का फॉर्मेशन? कि इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो एल्स के बाद क्या बताया? हमेशा बट लगाना है, इसीलिए हमने यहां पे बट लगा दिया और हमारा जो है ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। रोहित के पास और कोई भी नहीं है, केवल अपनी वाइफ है बात करने के लिए। तो एल्स के बाद यहां पर सेंटेंस में बट नहीं है कहीं भी, गलत हो गया। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ, लेकिन उसकी वाइफ है। समझ में आया? तो क्या होता है हमेशा एल्स के बाद में क्या लगेगा? बट का हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी एडजेक्टिव के ऊपर। किसके ऊपर? एडजेक्टिव के ऊपर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। और ये सारी जो पीपीटी है ये आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, जहां से आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सारी की सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। सो कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी एडजेक्टिव के ऊपर, सो क्लास मिस मत करना। कोई भी कंफ्यूजन है, सो आप डाउट है तो वही डाउट नट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाय।